हेलो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं तो प्रॉब्लम एट हायर लेवल। तो पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी के बारे में और सेकेंडरी के बारे में ये जानकारी जुटाई थी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है टीचर फेस करता है ड्यूरिंग द प्राइमरी, सेकेंडरी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हायर लेवल। तो ये क्लासेस जो होती हैं वो 9 to 12 की होती हैं। 9th 10th और 11th और 12th, ये 4 ईयर्स के जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके बारे में। तो जो हायर एजुकेशन है उसकी बैकबोन कहा जाता है कि भाई वहाँ से बच्चा बाहर निकलेगा, सीधा कॉलेज में पहुँचेगा, अपनी एक स्ट्रीम बनाएगा और उस पे पूरी ज़िंदगी उस पे निर्भर करेगा उसका जीवन। तो अब तक जो बच्चा होता है वो अपना पर्सपेक्टिव बनाता है, ठीक है, अपना एक लुकअप बनाता है कि मैं सोसाइटी को कैसे देखता हूँ, ठीक है, उसका कैसा परिवेश उसको मिला है, उसका इन्वायरमेंट कैसा मिला है उसको स्कूल में। 9th में आते आते बच्चा अपना पर्सपेक्टिव बनाना शुरू करता है। 12th तक जब वो बाहर निकलता है तो उसका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बन जाता है सोसाइटी के प्रति। इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बच्चे को बनाएं ताकि उसका हायर एजुकेशन जो है वो उसकी हायर पोटेंशियल और क्रिएटिविटी के तरफ ज़्यादा मोल्डेड हो। जब वो उसकी क्रिएटिविटी या फिर उसकी पोटेंशियलिटी सही जगह टीचर उसको कैटर करेगा तो वो कहीं ना कहीं एक बून साबित होगा हमारे लिए, ठीक है। All the preceding are possible only when the students have good गाइडेंस मिलेगी। जब बच्चे को सुपरवाइज़र अच्छे से उनको राइट डायरेक्शन में पाथ दिखाएगा तो कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर के प्रति एक आशा है, होप है, वो बढ़ेगी, वो अच्छे गोल्स के प्रति जागरूक होगा। तो कहने का मतलब है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं टीचर के लिए कि हम बच्चे को कैसे काउंसिल कर सकते हैं। ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं जो कि टीचर को बताते हैं कि हमें कैसे बच्चों को गाइड करना है, बच्चे हायर लेवल पे किस तरह से हम उसको गाइड कर सकते हैं, कौन सी फील्ड तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड। हम उसको एक मोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ना सिर्फ वो अपना करियर सोचता है बल्कि उसके मूल्य क्या होंगे, एथिक्स क्या होंगे, वैल्यूज़ क्या होंगी, वो वहाँ से सीखता है और पूरी ज़िंदगी भर उसको अपने जीवन में अप्लाई करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड होता है वो हमारे टीनेजर पीरियड होता है, टीनेज होते हैं हम, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं है कि इसमें टीचर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करता है। इस लेवल पर हायर एजुकेशन लेवल पे सुपरविज़न नहीं होता, कैसे टीचर पढ़ा रहा है, मॉनिटर नहीं होता टीचर को ये बताया नहीं जाता कि तुम कैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। और इतनी ज़्यादा मतलब रश होता है क्लास के अंदर कि टीचर खुद ही अटेंशन नहीं दे पाता बच्चे को, टीचर को खुद नहीं पता होता कि कैसे हम गाइड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो है। मैनी टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिकम सिंपली मनी मेकिंग सेंटर्स। अब आपने देखा होगा ऑनलाइन में भी बहुत सारे कि हमारे इंस्टीट्यूशन में आओ, आपको फ्री सर्विसेज मिलेंगी, आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, आपको नीट के लिए सीधा, है ना, इस तरह के जो है आपको वादे मिलते हैं। अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बैचेस बिक रहे होते हैं, एक तरीके का धंधा बना दिया एजुकेशन को। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो मेयरली एजुकेशन डिपार्टमेंट, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे बचे हैं, बल्कि अब यूनिवर्सिटीज़ बस पैसे का एक ज़रिया बन गई है जहाँ पे एजुकेशन कम और मोल भाव ज़्यादा होता है, उसको कमर्शलाइज ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि अनअकैडमी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसमें हम देखते हैं कि इतने महंगे कोर्सेज बिकते हैं, लाखों लोग उसको लेते भी हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, और उसको एक तरीके का फिल्मलाइज मतलब फिल्मी किया जाता है, एक तरीके का फैंटिसाइज किया जाता है कि ये जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी है, और उसमें फिल्मी सितारे उसको प्रमोट करने के लिए आते हैं
उसको उसका एम्बेसडर बनते हैं उस कंपनी का। तो शिक्षा को एक तरीके का क्या बनाया जा रहा है, एक मनी मेकिंग सेंटर। यहाँ पे शिक्षा तो मिल रही है बट कहीं ना कहीं मनी जनरेट कर रहे हैं वो। तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग हायर अथॉरिटीज़, तो इस तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है हायर एजुकेशन की, और रिज़ल्ट हम देख पाते हैं कि बच्चे टीचर इनकम्पिटेंट रह जाते हैं। उनको क्या कहाँ पे सुधार लाना है उस पर वो वर्क ही नहीं कर पाते। रिसर्च ने बताया है कि अच्छे प्रतिशत जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ना वो लीज हो गए हैं, मतलब उस पर ज़्यादा पढ़ाई अभी हो नहीं रही है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी हम जैसे कि हम कैसी फैसिलिटीज़ चाहते हैं कि साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री हो, जहाँ पे लाइब्रेरी हो। देखो साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री का क्या मतलब होता है, जहाँ पर बच्चे का व्यवहार, उसके आचार विचार, उसके वैल्यूज़, इस पर क्वेश्चन होता है और फिर वो उसका जवाब अपने मन से देता है। तो इससे हम उसकी साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बच्चा कैसा समझता है दुनिया को, कैसा पर्सपेक्टिव दे रहा है। अगर टीचर को उस समय ऐसा लगता है कि इसके जवाब कुछ वैलिड नहीं है, इलॉजिकल लग रहे हैं या फिर सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं, तो टीचर एक्शन ले सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहलाती है। इसमें लेबॉर्ट्रीज में होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि फॉरेनर हैं, उन्होंने ऐसे कुछ मशीनें बनाई थी जिसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते थे और बच्चों को आंसर करने होते थे। और इस तरह से हम रिसर्चेस करते हैं, हम कोई जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं कि अच्छा लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं, क्यों होती हैं, अच्छा लड़के से इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं क्योंकि उस पर रिसर्च हुई होती है। जब इसी को कोई चैलेंज कर दे तो फिर उसमें न्यू रिसर्चेज होती हैं, ठीक है। तो लेबॉर्ट्रीज होती हैं जिसमें बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में समझ में आता है। ऐसी बहुत कम मिलेंगी आपको, ठीक है। लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चा हर प्रकार का अध्ययन कर सकता है। अब देखो साइंस किसी ने ली है, साइंस की स्ट्रीम है, तो क्या वो सोशल साइंस पढ़ेगा अच्छे से? नहीं पढ़ेगा। कोई सोशल साइंस वाला व्यक्ति है तो उसका मैथ 100% श्योर होगा कि वो उसका मैथ कमज़ोर होगा, क्योंकि अगर उसने पढ़ा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका एक पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, स्पेशलाइजेशन होगी उसमें, और बाकी पोर्शन में वो ज़ीरो होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम भी है ना। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ऑफ इंटर्नशिप आर बिलीव दैट कि टीचर बन ही जाएगा, ठीक है। पर ज़रूरी तो नहीं है कि वो टीचर सच में बन जाएगा। उसका पर्सपेक्टिव, बहुत सारे टीचर्स ऐसे देखे हैं मैंने, पीपल टीचर, जो उनकी प्रैक्टिस हो रही होती है, वो मस्त बातें कर रहे होते हैं आपस में, वो बच्चों को ऐसे मतलब कि चलो चलो पढ़ो, और रट्टा मार के क्वेश्चंस को, मतलब टेस्ट ऐसे लेते हैं। वो लेसन प्लानिंग भी नहीं करते, ऑनलाइन मतलब कि वही फ़ोन से देख के पढ़ा रहे होते हैं। तो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग की, तो सच में वो होना चाहिए ना वो पर्सपेक्टिव टीचर के अंदर की टीचर लेसन प्लानिंग करके आ रहा है, क्लास में जो यूनिट पढ़ाना है वो पढ़ के आ रहा है। तो प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एंड इंटर्नशिप आर बिलीव टू बी हार्ट ऑफ द टीचर। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बट स्टेक होल्डर जो होते हैं जिन्होंने हमें अलाउड किया होता है कि ये स्कूल में आप इंटर्नशिप लो, उसमें कोई भी देखा नहीं जाता है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है चलने दो जैसा चल रहा है, नो एनी क्वेश्चनिंग। तो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है क्वालिटी के साथ, जो भी आ रहा है वो पढ़ा दो, कोई मतलब नहीं, कोई चेकिंग नहीं होगी आपके ऊपर, जो आ रहा है वो पढ़ाओ। और सुपरवाइज़र बाहर बैठ के बस चिल्ल मार रहे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक वो है, एस्पेक्ट है लाइफ का, कि हम देख पा रहे हैं कि क्या कहाँ पे पहुँचे हैं हमारा ये। क्वालिटी टीचर तभी नहीं बन पाते क्योंकि उस पर फोकस ही नहीं किया जाता, उसके दिमाग के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें लैक ऑफ प्रोफेशनल अटेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साउंड प्रोफेशनल
growth of teacher and higher level. Well, lack of professional attention of association of teacher educator towards the development of sound professional growth of teacher at higher level. देखो, प्रोफेशनल अटेंशन, प्रोफेशनल अटेंशन क्या है कि जिसने 20 साल हो गए उस क्लास को पढ़ाते हुए, उसके रिलेटेड टीचर्स, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि जो न्यू कमर्स टीचर्स हैं या फिर वो जो क्लास में आके पढ़ा रहे हैं वो उसको 2 मिनट में चेक कर सकते हैं, बट वो लैक ऑफ अटेंशन आप उसको दे ही नहीं पा रहे हो, आप उसको चेक कर ही नहीं पा रहे बच्चे के जो टीचर बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ टीचर की वहाँ रुक जाती है। टीचर जो मन आ रहा है वो पढ़ा रहा है, कोई टोका टोकी नहीं चल रही है उसकी, कोई उसको चेक नहीं कर रहा, कोई उसको रिफाइन नहीं कर रहा। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जिन्होंने हमें पढ़ाया होता है एज अ टीचर, उसकी राय ली जानी चाहिए ताकि हम अपना आउटपुट जो दे रहे हैं उसमें हम चेंजेस लाते रहें। लैक ऑफ enthusiasm इन टीचिंग इनोवेशंस इन द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचर का तो ध्यान ही नहीं होता है कि हम इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो वही पैटर्न में चलता रहता है जो उसके पूर्वज चलते रहे। पूर्वज टीचर जैसे उनको पढ़ाया गया वो वैसे पढ़ा देते हैं। देयर इज़ नो एनी इनोवेशंस मतलब कि हम जिसमें कुछ इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, कुछ फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम बच्चे को बोल सकते हैं कि तुम लिख के दिखाओ 10-15 लाइन इस पे, या फिर कुछ भी तरीका हो सकता है जिसमें बच्चों को इनोवेटिव तरीके से एक्टिवली इन्वॉल्व करके बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो इंथुजियाज्म तो वहीं पे आपका डाउन हो गया ना, वही सेम रिपीटेटिव आप चीज़ें कर रहे हैं। तो इन द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी, जब आप मेथड को प्रैक्टिस कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इस पर वर्क करें, समझें इस चीज़ को। आगे हम पढ़ते हैं। स्मार्ट क्लासरूम, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारी क्लास में। हम देखते हैं कि जो डिजिटल बोर्ड है वो हर एक क्लास के अंदर होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे हर क्लास में आपको मिलेगा, बट हम इंडियन रिमोट एरियाज़ में चले जाओ आपको नहीं मिलेगा ऐसा। कोई भी एक हॉल होगा वहाँ पे हो सकता है डिजिटल बोर्ड, बट हर क्लास में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और आने वाले 10 सालों के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी चीज़, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी महंगा है और नॉर्मल स्कूल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ, उसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ सस्ती चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चार्ट मेकिंग और समथिंग एग्जीबिशन काइंड ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी craft and craft fair and something like that, but it can never be happens कि जहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स तुम्हें आ रहा है, तुम कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट लर्निंग हो रही है क्लास के अंदर, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक में कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। एक इनोवेटिव तरीका आते आते कम से कम 5-10 साल तो लग ही जाएंगे रिमोट एरियाज़ में। तो हायर स्कूल्स में हम देखते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता, क्वालिटी नहीं देखने को मिलती, क्वालिटी स्केलिंग रेयर ही आपको इनोवेशन मिलेंगी। इंटीग्रेशन करने नहीं आता टीचरों को। लाइक इंटीग्रेशन क्या कि साइंस का संबंध सोशल साइंस से होता है, ठीक है, हम क्यों नहीं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज का संबंध होता है हमारे कोर सब्जेक्ट से। मैथ का संबंध क्यों नहीं हो सकता इंग्लिश से, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एक लेके नहीं आता है टीचर को, इंटीग्रेट करने नहीं आता है। कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें इंटीग्रेट करना अपने स्किल्स को क्या आता है टीचरों को, नहीं आता। तो कहने का मतलब है कि इसको सीखना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं आती, ठीक है, रैंडमली आपने उठाया लैपटॉप पर, आपको लैपटॉप यूज़ करने ही नहीं आता है कि किस तरह से आप पीपीटीज आप बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू या फिर इनोवेशंस के थ्रू है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पुअर रिसर्च सिनेरियो, टीचर रिसर्च ही नहीं करता कि अच्छा बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कौन सा तरीका अपनाऊँ,
कौन से और मेथड्स में इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि उसने बीएड तो ऐसे सिर्फ घसीटा मार के पास की हुई होती है, ठीक है। नहीं तो उसमें बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे मेथड्स आपको देखने को मिलते हैं। लो स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्सेज फॉर टीचर। लो स्टैंडर्ड क्या होते हैं टीचर के लिए? लो स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली अब आपके पास देखो ब्लैक बोर्ड भी है तो वो भी ऐसे आवाज़ें कर रहा है, ठुल ढल कर रहा है। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पे हवा नहीं आ रही है, तो बच्चा तो इन्वामेंटली भी स्ट्रेस्ड होता है ना। रिसोर्सेज लाइक कि तुम्हें अलग अलग तरीके की मैगजीन्स होती हैं, अलग अलग तरीके का स्टिमुलेशन होती है क्लास के अंदर। हम बच्चे को कोई भी तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक लैक हमें देखने को मिलता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्सेज, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस। पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस। अब देखो ये जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे ये लोग लेते हैं एडमिशन, उनको फंड कम मिलता है, ठीक है ना। फंड कम मिलने से क्या होता है कि वो बच्चों से ही ज़्यादा कर लेते हैं। फाइनेंसेस इतने नहीं होते कि वो इतना सब कुछ एस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड हो गया या फिर ये हो गया, मुश्किल से एक प्रोजेक्टर होता है जो वही घसीटा मार के उससे ही काम लिया जाता है। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसेस नहीं होते तो वो भी नहीं कर पाते हैं। गलती यहाँ पे किसकी है, ठीक है, बताइएगा। इनएडिक्वेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर एजुकेशन। इनएडिक्वेट मतलब कि जो वैलिड है भी नहीं, उसको टीचर करे जा रहा है और उसको पता भी नहीं है कि ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा इसमें और इससे कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही, पर फिर भी किए जाते हैं, ठीक है। सजेशंस क्या हो सकते हैं? सजेशंस मतलब कि हम क्या इसके लिए कर सकते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। देखो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, कॉलेज को फंड नहीं मिलता, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टीचर की गाइडेंस तब ही मिलनी चाहिए जब तक टीचर खुद इन्वॉल्व नहीं है, टीचर को खुद नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो बिल्कुल आंखें बंद करके हो। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या इसका क्या रोल हो सकता है। तो टू ओवरकम द मेंशन्स अबव ड्रॉबैक्स रिगार्डिंग द हायर स्टेज, तो फ्यू सजेशन हम दे सकते हैं। तो क्वालिटी रिसर्च शुड बी कंडक्टेड, तो रिसर्च की यहाँ पे बात हो रही है। रिसर्च के लिए टीचर इंथुजियाज्म नहीं होता उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम इसके बारे में डिस्कशन, इसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे कि ये कैसे बच्चा पढ़ सकता है ना, तो हम कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। रिसर्चेस से हमें पता चलेगा कि बच्चे में ये कमी है, अच्छा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो टीचर उसमें खोजबीन करके उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो कि उसके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। दूसरा आता है ऑथेंटिक रिजल्ट ऑफ रिसर्च स्टडीज शुड बी गिवन ड्यू स्पेस ऑफ फ्रेमिंग इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। जो भी ऑथेंटिक रिजल्ट्स आए हैं, रिसर्चेस करने के बाद कुछ ऐसे कंक्लूजन्स निकलते हैं, अच्छा ये मेथड बहुत ही वो है, मतलब कि इफ़ेक्टिव है, तो वो जो कंक्लूजन निकला उसमें बातचीत होनी चाहिए और उसको टीचर एजुकेशन के NCTE जो वो है उस पर ये बातचीत पूरी खुलेआम होनी चाहिए, ताकि एक टीचर जब पढ़ रहा है उसको और अपने आप को चेंज करना है, इनोवेटिव तरीके से उसको चेंज करना है, तो उसे इन सब चीज़ों को इस सब चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो ये सब है। मस्ट रेगुलर प्रॉपर सुपरविजन द एपेक्स बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन। कोई भी घर पे बैठ के टीचर को नहीं पढ़ाना है, कॉलेज में आओ, वहाँ पर बच्चों को प्रॉपरली टीचर को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके ऊपर सख्त निगरानी होनी चाहिए कि कैसे ये टीचर बन सकते हैं, परफेक्शन कैसे आ सकता है। तो रेगुलर होनी चाहिए।
उसमें आता है क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। इनोवेटिव रिसर्चेस इसमें होते रहने चाहिए। टीचर ट्रेनिंग जो कोर्सेज चलते हैं उस पर भी क्वालिटी होनी चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे 1 घंटे का लेक्चर सुन के ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। इसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी, जो कि 3 घंटे की क्वांटिटी हम नहीं देखना चाहते हैं। हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए हमें ऐसी क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, अपग्रेडेड होने चाहिए, जिसमें कुछ इनोवेशन हो, कुछ कुछ सच में बातचीत हो रही हो। ये नहीं कि आधे लोग पैसिवली सुन रहे हैं, 2-3 लोग बोल के चले गए, किसी ने उसको ध्यान से सुना भी नहीं, वो कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम है। आगे हम पढ़ेंगे वैल्यू एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? जब हम कोई भी प्रोफेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारी एक वैल्यू होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए उसके साथ, कि भाई मैं टीचिंग करने जाता हूँ, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं जाता, यहाँ पे मैं बच्चों को सच में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बतियाने नहीं आता। तो एक वैल्यू एडिशन हो रही है आपकी, आप अपने वर्क प्रोफेशन से प्रेम करते हैं, ना कि आप एक बाई चांस वाले टीचर बन चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए टीचर के लिए, टीचर को समझ में आए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है टीचिंग का, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, तो उस पर वर्क करना कितना आवश्यक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ताकि टीचर को पता चले कि क्यों ज़रूरी है वैल्यू एजुकेशन, राइट। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी well advanced and modern so that it produce efficient and committed teachers. टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऐसे चलने चाहिए, वेल एडवांस्ड होने चाहिए, मॉडर्न होने चाहिए, जिससे कि हम अच्छा टीचर प्रोड्यूस कर पाएँ, एफिशिएंट टीचर प्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि जब वो ये कोर्स ले और उसके बाद वो बैठा ना रहे, उस पर वर्क करे, समझे उसको क्यों बोला गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ हमें चर्चा सुननी नहीं होती है, उस पर वर्क भी करना होता है। तो उसके बाद आता है एडवांस और मॉडर्न चीज़ें हैं का इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो मोटिवेशन है बच्चों टीचर को देने की वो बढ़े। रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन कोर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि रिफ्रेश एंड अपडेट टीचर एजुकेशन, जो भी अपडेशन आ रही है, क्या क्या हम और कर सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो टीचर एजुकेटर जो है वो बहुत सारी टेक्निक स्किल्स सीखता है, ताकि वो अपडेट कर पाए अपने आप को। A national policy on teacher education should be framed separately with special focus on teacher education at school education. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए कि टीचर को क्या क्या रियायतें मिली हैं, कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें फ्रेम किया गया है, उसको पढ़ो। टीचर को पढ़ना है NEP को अच्छे से, ताकि वो उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ता ही रह ना जाए, उसको इम्प्लीमेंट भी करे। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ये हायर लेवल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, जो कि हमने पेपर में लिखनी है। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बोर्ड यूज़ नहीं होता है, रिफ्रेशर कोर्सेज अच्छे से नहीं होते हैं, इनोवेटिव तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। फोकस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं एज इंडिविजुअल हमने कोर्स किया था बीएड का, तो हमने क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, हमारा खुद का क्या स्टेप रहा, क्या हम वैल्यू दे पाए, क्या हम इस प्रोफेशन को एक जस्टिस दे पाए, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमें सबसे पहले तो खुद को देखना होता है, झांक कर कि कितना हम पानी में, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी की लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट होता है समझना, ठीक है। जब तक हम समझेंगे नहीं इस चीज़ को कि क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हमारी बर्बाद होगी, हम भी बर्बाद करेंगे। ये पर्सपेक्टिव कहाँ से आया आपका, क्योंकि आपने इसको सीरियस ही नहीं लिया। तो इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी प्रोफेशन को
मजाक में ना लें, उसे सच में अपने हार्ट से कनेक्ट करके देखें कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। तो आई होप यू विल गेट सम वैल्यू फ्रॉम हेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।